तो देखिए स्टूडेंट्स, आज अपन टॉपिक ले रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। और कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये बताता है कि कितने कैश हमारे पास आए या गए किन एक्टिविटीज में, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। ये हमारे ईयर के शुरू में कैश इक्विवेलेंट या ईयर के एंड में कैश इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने के भी काम आता है। बेसिकली इसकी इंपॉर्टेंस क्या है सर? एक तो ये शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन यानी कैश की हमारी क्या रहेगी, कितने कैश की जरूरत पड़ जो होगी, या फिर कितना कैश आया गया, वो सब चीजों की प्लानिंग में काम आ जाता है। कैश बजट बनाने में काम आ जाता है कि आगे जाके हमें कैश की कितनी जरूरत पड़ेगी। और इसके अलावा ये रिसिप्ट एंड पेमेंट के हमारे ट्रेंड्स पता लगा सकता है। इसके अलावा ये हमारी वेरियस एक्टिविटीज से कैश जो अलग अलग पता लगा लेता है कि इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश जो है हमारे पास कितना आएगा। मैनेजर के वेरियस डिसीजन है, उसमें ही आपका काम आता है। आउटसाइडर्स को भी पता लग जाता है कि इस बिजनेस का कैसा कैश आउटफ्लो है, कैसा कैश इनफ्लो है वेरियस एक्टिविटीज से। लेकिन फिर इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशन क्या है सर? ये लिक्विडिटी सुटेबल के लिए नहीं है कि अपन एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि फर्म की लिक्विडिटी कैसी है, कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन कैसी है। वो हम एग्जैक्टली इसमें जो है वो चीजें नहीं बता सकते। इसमें पॉसिबिलिटी ऑफ विंडो ड्रेसिंग है। विंडो ड्रेसिंग का मतलब फॉल्स रिप्रेजेंटेशन इसमें कुछ हद तक दिखाना पॉसिबल है। इसके अलावा नॉन कैश ट्रांजैक्शन तो टोटली इग्नोर हो जाते हैं, जबकि बिजनेस के ट्रांजैक्शन तो वो भी हैं, पर वो इसमें बिल्कुल भी नहीं दिखाए जाते। अच्छा, क्योंकि केवल कैश ही दिखा रहे हो तो फिर हमारा जो एक्रूअल कॉन्सेप्ट है वो तो टोटली इग्नोर हो गया। इसके अलावा ये सब्स्टिट्यूट नहीं है इनकम स्टेटमेंट का, मतलब इनकम स्टेटमेंट तो आपको फिर भी बनाना पड़ेगा। और ये हिस्टोरिकल इन नेचर है, यानी आपको पास्ट परफॉर्मेंस बताता है, फ्यूचर प्रोजेक्शन के बारे में ये आपको कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता। ये जो बेसिकली आप चैप्टर पढ़ेंगे ये AS3 रिवाइज यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, याद कर लेना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसके रिवाइज सेशन पर है। और यहाँ कुछ एक चीजें जैसे आपका आएगा कि क्या क्या चीजें आप कैश फ्लो स्टेटमेंट में टर्म यूज करोगे। कैश तो आप जानते ही हैं। एक कैश इक्विवेलेंट, कैश इक्विवेलेंट का मतलब है कैश के जैसा। जो शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट है वो इसके अंदर लिए जाते हैं। तो बेसिकली कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या शामिल होता है याद कर लें। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, करंट इन्वेस्टमेंट एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये सब आपके होते हैं। बेसिकली जब आप चैप्टर करेंगे तो आपके काम ये दो तीन आएंगे, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। ये तीन जो हैं वो कैश इक्विवेलेंट का पार्ट माने जाते हैं। आगे चलते हैं अपन। आगे है क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लो। सबसे पहले आता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब होता है डे टू डे की एक्टिविटी, जो आपके रूटीन चीजें हो। रूटीन का मतलब जो आपके बिजनेस से डायरेक्टली रिलेशन में होती हो, जैसे कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आपको इससे जो कैश है तो ऑब्वियस हमारा काम ही यही है ना। कैश रिसीव्ड फ्रॉम रॉयल्टी, फीस, कमीशन या अदर रेवेन्यू, या डेटर या कैश BR से पैसा मिला, या कैश पेमेंट किया गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, या क्रेडिटर और BP का पेमेंट किया, या बिजनेस की वेजेस, सैलरी एंड अदर पेमेंट वगैरह जो है वो हमने की। कैश पेमेंट और रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, ये भी बिजनेस का ही रूटीन काम है, तो ये भी आपका ऑपरेटिंग में आएगा। क्वेश्चन इसका क्या पूछा जाएगा मैं बता दूं आपको, वाइवा में भी पूछा जा सकता है और थ्योरी में भी पूछा जा सकता है कि कोई 5 ऑपरेटिंग एक्टिविटी का नाम रखो। तो आपको ये सब याद होनी चाहिए जिससे कि आप किन्हीं 5 का एग्जाम्पल दे सको। आपको इस क्वेश्चन को और एक तरीके से पूछा जा सकता है कि कोई 5 कैश रिसिप्ट्स बताइए, या कोई 5 कैश पेमेंट्स बताइए। तो इस तरीके से आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी के कोई कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन आपका आता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैसे होती है? जैसे आपने फिक्स एसेट खरीदी या फिक्स एसेट बेची, ये दोनों ही खर्चे इन्वेस्टिंग है आपके। इसके अलावा यदि आपने कोई इन्वेस्टमेंट पे अपने इंटरेस्ट या डिविडेंड जो है वो रिसीव किया, भाई आपने कोई इन्वेस्टमेंट खरीद रखे थे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपने खरीद रखे थे और उन पर आपको इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट या डिविडेंड जो है मिला, ये जो एक्टिविटी है ये आपकी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आती है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो शेयर या डिबेंचर इशू करने से जो पैसा आए, या कोई आपने शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की हो, लोन, डिबेंचर, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, उन सब के आ जाते हैं। या आपने इक्विटी शेयर का बायबैक कर लिया हो तो पेमेंट भी हो जाता है, ये पेमेंट है, ये पेमेंट है। इसके अलावा आपने कोई शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म लोन का पेमेंट किया हो,
डिबेंचर का, प्रेफरेंस शेयर का पेमेंट किया हो, या आपने कोई इंटरिम डिविडेंड का पेमेंट किया हो, या आपके बैंक ओवरड्राफ्ट का पेमेंट कर दिया हो, कैश क्रेडिट का पेमेंट कर दिया हो, या कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जैसे कि शेयर इशू एक्सपेंसेस वगैरह इनका पेमेंट कर दिया हो, ये सारे के सारे आइटम आपके कहलाते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी के एग्जांपल। इसमें भी 3-4 एग्जांपल आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ स्पेशल आइटम्स होते हैं जिनको आपको याद रखना है, क्योंकि उनमें वर्ड से चेंज होने पर ही उनकी एक्टिविटी चेंज हो जाती है। जैसे इंटरेस्ट एंड डिविडेंड है, अगर ये रिसीव्ड हुआ है तो ये आपके इन्वेस्टमेंट पे रिसीव्ड हुआ है, तो फिर ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। लेकिन अगर ये पेड हुआ है तो ये आपने अपने शेयर और डिबेंचर्स पे पेड किए हैं, तो फिर ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। यानी आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये रिसीव्ड है या पेड है। इसके अलावा टैक्सेस ऑन इनकम, आपने इनकम पे टैक्स चुका है, ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। कुछ एक एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम होते हैं, एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम का ट्रीटमेंट मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम ऑपरेटिंग के भी हो सकते हैं और आपके इन्वेस्टिंग के भी हो सकते हैं। एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम किससे होते हैं, जैसे कि कोई आपको अमाउंट रिसीव हुआ इंश्योरेंस कंपनी से, कोई लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट हो गया था, अर्थक्वेक से या फ्लड से नुकसान हो गया था, उसका इंश्योरेंस क्लेम आपको मिला। अब वो इंश्योरेंस क्लेम जो आपको मिला वो अगर गुड्स का हुआ है तो वो ऑपरेटिंग में आएगा, और अगर वो एसेट्स का हुआ है, फिक्स एसेट्स का हुआ है, तो फिर वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। इसलिए ध्यान रखना पड़ता है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम जो है वो किस चीज का है, गुड्स का है तो ऑपरेटिंग में आएगा, और अगर एसेट्स का है, फिक्स एसेट्स का, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर का, तो फिर वो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। देखो ये फॉर्मेट बेस्ड टॉपिक है, बेसिकली लर्निंग पे डिपेंड करता है, आपको पता होना चाहिए कौन सा आइटम कहाँ आता है, और ये धीरे धीरे ही आपको याद होगा। सिग्निफिकेंट फॉर नॉन कैश ट्रांजेक्शन, तो मैं आपको बता दूं कि वैसे तो नॉन कैश ट्रांजेक्शन कैश फ्लो में आते ही नहीं, बट अगर वो सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है, तो ज्यादा से ज्यादा आप उसको जो है डिस्क्लोज कर सकते हो आउट ऑफ द आउटसाइड द कैश फ्लो स्टेटमेंट, यानी नीचे वर्किंग नोट में आप दिखा सकते हो, उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं दिखा सकते। अब अपन आते हैं इसके एक चार्ट पर जिसमें लिखा है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी के कैश इनफ्लोज कौन से हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, और कैश आउटफ्लोज कौन से, जो कि अपन ने पहले डिस्कस किए, वही चीजें हैं, कोई अलग इसके अंदर नहीं आएगा। फिर ये आपका इन केस ऑफ फाइनेंशियल कंपनी, फाइनेंसिंग कंपनी का मतलब होता है बैंक। बैंक अगर कोई है तो ऑब्वियस है उसका ऑपरेटिंग बिजनेस क्या है, लोन देना लेना, इसलिए उसके लिए इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव करना है ना, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, क्योंकि वो उसका रूटीन वर्क है ना। तो ऐसे वो सिक्योरिटीज को बेच रहा है तो ये उसका रूटीन वर्क है, तो उसके लिए ये कैश इनफ्लो जो है ऑपरेटिंग में आएगा। लोन एंड एडवांसेस रिपेड करना या देना या लेना, ये उसका रूटीन एक्टिविटीज है। तो बैंक वगैरह के लिए फाइनेंसिंग कंपनीज के क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं, उनके लिए रूटीन वर्क अलग होता है। देन आपका आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कैश इनफ्लो किन से होता है कि सर फिक्स एसेट्स को बेच दें, अपने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को बेच दें, उन पे इंटरेस्ट रिसीव करें, उन पे डिविडेंड रिसीव करें, ये इनफ्लो है। सर आउटफ्लो कब होता है, सर जैसे फिक्स एसेट खरीद लिया या इन्वेस्टमेंट खरीद लिया। ये लो समरी आ गई पूरी इन चार्ट्स के अंदर, तो इन चार्ट्स को आप लिख सकते हो और आप इनको अच्छे से याद कर सकते हो। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में सर कैश इनफ्लो किससे होगा, सर शेयर इशू कर लो, सर डिबेंचर इशू कर लो, सर लोन ले लो, या बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट से पैसा आ जाए, इंक्रीज हो जाए। आउटफ्लो कितने होते हैं, तो आउटफ्लो इनका उल्टा हो जाएगा, इक्विटी शेयर का बायबैक कर लो, इसका उल्टा हो गया। डिबेंचर और आपके उसका रिडम्पशन कर दो प्रेफरेंस शेयर का, ये रिडम्पशन हो गया डिबेंचर का, ऊपर हो गया प्रेफरेंस शेयर का। लोन का रीपेमेंट कर दो, एंट्रीम डिविडेंड का पेमेंट कर दो, इंटरेस्ट ऑन लोन चुका दो, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन चुका दो, कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वगैरह आपने पे किया तो वो आप दिखा सकते हैं, और बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट का कोई पेमेंट किया तो आप वो दिखा सकते हैं। तो यहाँ से आपको बहुत अच्छे से सारी एक्टिविटीज क्लियर हो जानी चाहिए, और पहले इनको अच्छे से याद कर लें, उसके बाद चैप्टर में एंटर होइए, ज्यादा कॉन्फिडेंट रहोगे। अब आ रहे हैं इसके फॉर्मेट पे, फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, सीबीएसई सर्कुलर नंबर, ये आपके काम का नहीं है। अब ये कैश फ्लो स्टेटमेंट है, देखिए हेडिंग होती है कंपनी का नाम, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, इनडायरेक्ट मेथड, वैसे इसका एक डायरेक्ट मेथड भी होता है लेकिन वो 12th के कोर्स में शामिल नहीं है। एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड, पहले ये दूसरा था फिर उसको चेंज किया गया, इसलिए इसके आगे आ गया रिवाइज्ड। तो तीनों एक्टिविटी यहाँ बारी बारी से आएंगी। आप देखो सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फिर आएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और फिर आएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये सब एक्टिविटीज पहले इनर कॉलम में चलेंगी, फिर इनका फाइनल टोटल बाहर आ जाएगा।
पहले इनर कॉलम में चलेंगी, फिर इनका फाइनल टोटल बाहर आ जाएगा। जैसे इसका टोटल बाहर आया वैसे इसका आ जाएगा, फिर ये इनर कॉलम में चलेंगी, फाइनल टोटल बाहर आ जाएगा। अब बाहर 3 टोटल आ गए, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। इन तीनों का टोटल, एबीसी का टोटल आपका यहाँ आ जाएगा। फिर आप लिखेंगे क्या, ओपनिंग कैश इक्विवेलेंट बिगिनिंग ऑफ द ईयर, उसको यहाँ ऐड कर देंगे तो अपने आप ही आ जाएगा क्लोजिंग कैश इक्विवेलेंट। ये आपका पूरा कैश फ्लो का स्टेटमेंट रहता है। ये मैंने केवल हेडिंग बताई है, अभी ये इनर कंटेंट जो है वो अभी अपन डिस्कस करेंगे। तो अब देखिए, सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखते हैं। सबसे पहले लिखा जाता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसके लिए वर्किंग नोट बनाना कंपलसरी है। अब ये देखो, ये वर्किंग नोट कैसे बनेगा, ये आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का वर्किंग नोट। सबसे पहले नेट प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर ले लें। इसका आपका जो फॉर्मूला होता है वो मैं आपको बता दूं। इसका फॉर्मूला होता है क्लोजिंग पी एंड एल माइनस ओपनिंग पी एंड एल। ये आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। इसमें कुछ सर्टेन आइटम, क्योंकि नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी है, ये जो आएगा ये कहलाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब ये जो प्रॉफिट निकला इसमें कुछ एडजस्टमेंट हो चुके हैं जो कि नहीं होने चाहिए थे, यानी लेस हो चुके हैं जो कि नहीं होने चाहिए थे, उनको ऐड बैक किया जाएगा, वापस से ऐड किया जाएगा, जिससे कि वो कैंसिल हो गए, वो वापस ऐड हो जाएंगे। क्या क्या ऐड होगा, ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रपोज डिविडेंड, एंट्रीम डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स। ये 4 आइटम आपके ऐड होते हैं। एक रिफंड ऑफ टैक्स है, एक आध एग्जांपल में आएगा, इसको अभी इग्नोर कर देंगे, काम ही नहीं आएगा शुरुआत में। तो ये 4 आइटम आपके ऐड होते हैं और एक खुद ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। कुल मिला के 5 आइटम्स का जो टोटल है ना, वो आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो कहलाता है। ये आपका निकलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, है ना। ये 4 आइटम इसके अंदर जुड़ेंगे तो ये आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा। ये इस वर्किंग नोट से निकलेगा और ये यहाँ पुट हो जाएगा। अब इसमें ऐड करेंगे जितने भी नॉन कैश एक्सपेंस है। नॉन कैश एक्सपेंस फिक्स हैं, कौन कौन से, डेप्रिसिएशन, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या डिस्काउंट ऑन इश्यूड डिबेंचर रिटर्न ऑफ, गुडविल या पेटेंट या जितने भी इंटेंजिबल एसेट्स है अमोर्टाइज्ड, उनको डेप्रिसिएशन नहीं कहते, उसको अमोर्टाइज्ड कहते हैं। टेंजिबल एसेट पे तो डेप्रिसिएशन हो जाता है, इंटेंजिबल एसेट पे उसको रिटर्न ऑफ या अमोर्टाइज कहते हैं। तो ये सब आपके नॉन कैश एक्सपेंस हैं। इसके अलावा और क्या ऐड होते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, यानी जो ऑपरेटिंग थे ही नहीं और आपने उन खर्चों को लेस कर दिया, जबकि उन खर्चों को लेस करना ही नहीं चाहिए था, तो उनको वापस से क्या कर दें, ऐड। कौन कौन से, सर, इंटरेस्ट पेड ऑन शॉर्ट टर्म बोरिंग, ये आपका फाइनेंस का खर्चा है, यहाँ लेस नहीं होना चाहिए था, हमने वापस से इसे ऐड कर दिया। इसके अलावा इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट। इसके अलावा फिक्स्ड एसेट्स को बेचा, उस पर लॉस हुआ, वो भी आपका यहाँ ऑपरेटिंग का खर्चा नहीं है, इसलिए उसको यहाँ से कैंसिल करने के लिए ऐड कर देंगे। इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, आपने कोई प्रोविजन बनाया, अब प्रोविजन बनाने से कोई कैश थोड़ा जाता है, तो ये आपका कोई ऑपरेटिंग खर्चा नहीं है और ये नॉन कैश एक्सपेंस है। इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ध्यान देना ये नॉन कैश एक्सपेंस है, इससे कोई कैश नहीं गया, इसलिए इसको भी ऐड कर दिया। और इनके रिवर्स आइटम लेस भी हो सकते हैं, जैसे कुछ आइटम लेस होने वाले मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कोई इंटरेस्ट इनकम हुई, इंटरेस्ट की इनकम कौन सी इनकम है, इन्वेस्टिंग इनकम, तो यहाँ नहीं आनी चाहिए, ऑपरेटिंग तो नहीं है, हटा दो। डिविडेंड की इनकम भी इन्वेस्टिंग इनकम है, यहाँ नहीं आनी चाहिए, हटा दो। कोई रेंटल इनकम है, ये भी आपकी प्रॉपर्टी की इनकम है, आपकी इन्वेस्टिंग इनकम है, उसको भी यहाँ से हटा दो। गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये भी आपकी इन्वेस्टिंग की इनकम है, हटा दो। और डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये तो इसका जस्ट अपोजिट हो गया, तो इसलिए आपका होना ही है। अब जो ये आपकी स्टेप निकली, इस स्टेप को, जो ये यहाँ स्टेप निकली है यहाँ वाली, इसको कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। नाम याद कर लो यहाँ तक का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस जो है वो इस स्टेप को कहते हैं। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ कुछ आइटम ऐड हो रहे हैं, कुछ आइटम लेस हो रहे हैं। ऐड हो रहा है डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, और लेस हो रहा है इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। इसके पीछे क्या लॉजिक है, ये ऐसे नहीं है कि जैसे अपन बात करें करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ये होती है वर्किंग कैपिटल, आपने रेशियो में पढ़ा है। अब वर्किंग कैपिटल, इसको मैं बोलता हूँ करंट एसेट में डिक्रीज हुआ, इसको बोलते हैं डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल हमेशा ऐड होगा। आप देख रहे हैं करंट एसेट्स कम हो जाएंगी तो वर्किंग कैपिटल कम होगी, और करंट लायबिलिटी बढ़ जाएगी तो भी वर्किंग कैपिटल कम हो जाएगी। और इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, ये तो डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल है, ये तो ऐड होगा, और जो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल है वो आपका लेस होगा। जैसे करंट एसेट्स कम हो गई तो वर्किंग कैपिटल जो है वो कम हो जाएगी,
अब इंक्रीज इन करंट एसेट बढ़ गई तो वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएगी, और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी कम हो गई तो भी वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएगी। अब सर इनका ऐड और लेस होने का रीजन क्या, तो वो सुनो। जैसे करंट एसेट डिक्रीज हो गई, स्टॉक डिक्रीज हो गया। स्टॉक डिक्रीज क्यों हो गया? स्टॉक डिक्रीज क्यों हो गया? क्योंकि सर स्टॉक बेचा होगा, बेचने से कैश आया, कैश आया तो ऐड करना। ऐसे ही एक और देखते हैं करंट एसेट, सर डेटर कम हो गए। सर डेटर कम क्यों हो गए? सर डेटर ने पैसा दे दिया, बीआर ने पैसा दे दिया, उससे भी तो कैश आया, वो ऐड हो गया। ऐसे ही इंक्रीज इन करंट एसेट लेस क्यों हुई? सोचो, स्टॉक बढ़ गया। स्टॉक क्यों बढ़ गया? खरीदा, खरीदने से कैश गया, गया तो लेस हो गया। सही है। करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो गई, करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो गई, क्रेडिटर कम हो गए। क्रेडिटर कम क्यों हो गए? क्योंकि हमने उनको उनका पेमेंट कर दिया, कैश गया, इसलिए लेस हो जाएगा। तो इस तरीके से लॉजिकल है, ऐसा नहीं है कि इलॉजिकल आपको कोई चीज याद करनी है। अब जो ये आपका आएगा, ये आएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। अब इसमें आप क्या करेंगे? लेस करेंगे इनकम टैक्स पेड। इनकम टैक्स पेड लेस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और यही टोटल आपका बाहर आ जाएगा। ये सब कुछ आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर होता है। नेक्स्ट आता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो सर एसेट्स को बेचा, गुडविल और ये इंटेंजिबल एसेट को बेचा, इन्वेस्टमेंट को बेचा, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव किया, इन सब से प्रोसीड है, कैश आया, इनसे कैश आया। रेंट रिसीव्ड से कैश आया। और इसका उल्टा कर दें, फिक्स एसेट खरीदी, इंटेंजिबल एसेट खरीदी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट खरीदे, इनसे कैश गया। ये सारे एडलेस कर लो, ब्रैकेट में जो लिखे हैं वो सब माइनस है, और उसका टोटल भी बाहर आ जाएगा। ये हो गया कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फिर आएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। शेयर और डिबेंचर इशू किए, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स ली, शॉर्ट टर्म बोरिंग ली, यानी बैंक ओवरड्राफ्ट कैश क्रेडिट, तो इनसे कैश आया। और गया किन से? तो देखो, पेमेंट ऑफ एंट्रीम डिविडेंड, डिविडेंड पेड किया, बोरोइंग का पेमेंट किया, बैंक ओडी कैश क्रेडिट का पेमेंट किया, लोन का रिपेमेंट किया, डिबेंचर या प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन किया, इन सब से कैश गया। इसका टोटल भी बाहर लिख दिया। एबीसी का टोटल यहाँ आ जाएगा। ओपनिंग कैश इक्विवेलेंट ऐड करो, क्लोजिंग कैश इक्विवेलेंट अपने आप निकल जाएगा। ये पूरा प्रोसीजर है, ये पूरा सेट फॉर्मेट है, इसमें मैं कोई चेंज नहीं कर सकता। ये फॉर्मेट बेस्ड स्टडी है, ये आपको पहले फॉर्मेट लर्न करना पड़ेगा। सबसे बढ़िया है 2 बार फॉर्मेट हाथ से बना के देख लो, एक बार फॉर्मेट बन जाएगा ना, फिर आप क्वेश्चन करोगे तो आपको वो ईजी लगेगा। अब फॉर्मेट के नॉलेज को चेक करने के लिए इन्होंने शुरू में 4-5 इलस्ट्रेशन दिए, जो कि आपको पहले कर लेने चाहिए कि ये कौन सी एक्टिविटी है। आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कैश सेल। कैश सेल रूटीन एक्टिविटी है सर, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। कैश रिसीट फ्रॉम ट्रेड रिसेबल, तो ये भी आपकी ऑपरेटिंग है। परचेज ऑफ बिल्डिंग, ये ऑपरेटिंग नहीं है, बिल्डिंग खरीदी है तो ये इन्वेस्टिंग है, तो ये इन्वेस्टिंग में आएगा। सेल ऑफ बिल्डिंग, ये भी इन्वेस्टिंग है। इश्यू ऑफ शेयर, ये आपका फाइनेंसिंग है। बायबैक ऑफ शेयर, इसका उल्टा हो गया, ये फाइनेंसिंग का पेमेंट है। डिविडेंड पेड किया, ये आपका फाइनेंसिंग का पेमेंट है। इस तरह से ये सारे एग्जाम्पल में आपको ये चीजें दी हैं, बहुत प्रैक्टिस अच्छी कराई गई है, और देन इनके आंसर दे दिए गए हैं कि ऑपरेटिंग वाले कौन से पॉइंट हैं, इन्वेस्टिंग वाले कौन से हैं, फाइनेंसिंग वाले कौन से हैं, कैश इक्विवेलेंट वाले कौन से हैं। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन पूरा बता दिया कि सर इंटरेस्ट रिसीव्ड जो है ना, वो आपका अपन नॉर्मल कंपनी की बात करें, ये नॉर्मल कंपनी है। फाइनेंसिंग कंपनी तो बैंक हो जाती है। इंटरेस्ट रिसीव्ड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, डिविडेंड रिसीव्ड इन्वेस्टिंग है, लेकिन इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो ध्यान रखो। और बैंक में अगर अपन देखें तो जो यहाँ इन्वेस्टिंग थी ना, वो यहाँ की ऑपरेटिंग बन गई। देख रहे हैं, यहाँ ऑपरेटिंग बन गई। और डिविडेंड पेड करना तो हमेशा ही फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। देखो किसी भी, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 2 में भी आपका यही है कि ट्रांजैक्शन आपको दे दिए, पूछा ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग कौन सी है। इलस्ट्रेशन नंबर 3 में भी यही है, ट्रांजैक्शन आपको दे दिए, आपसे वही क्लासिफिकेशन करने को कहा कि कौन सी एक्टिविटी कौन सी है। इलस्ट्रेशन नंबर 4 में भी आपकी यही सारी एक्टिविटी है, और आपको चेक करना है कि कौन सी आउटफ्लो है, कौन सी इनफ्लो है, कौन सी किस एक्टिविटी में आती है। इलस्ट्रेशन नंबर 5 में भी आपको वही ट्रांजैक्शन दे दिए, और आपको बताना है कि इससे कौन सी एक्टिविटी में फर्क पड़ेगा, ये इनफ्लो है, ये आउटफ्लो है, और कौन सी एक्टिविटी में ये आपका आएगा। तो इलस्ट्रेशन नंबर 5 तक आपको ये सारे क्वेश्चन करने हैं। इससे आपको एक्टिविटीज का बहुत अच्छा नॉलेज हो जाएगा, किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं।